हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 6 जुलाई 2026 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। तो वो पैटर्न सबसे पहले ये रहेगा कि सबसे पहले हम कुछ प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से मैंने उठाए हैं। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द संगम एज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला लिख रहा है द संगम लिटरेचर वाज प्राइमरली कंपोज्ड इन तमिल लैंग्वेज। दूसरा कह रहा है सिलप्पादिकरम एंड मणिमेकलाई आर रिगार्डेड एज ट्विन एपिक्स ऑफ संगम लिटरेचर। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द संगम असेंबलीज वर पैटर्नाइज्ड मेनली बाय द चोला किंग्स। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है। ऑप्शंस आर 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे अपनी तरफ से। आंसर इसका है 1 एंड 2 आर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो यहाँ लिखा है कि मेनली पैटर्नाइज्ड बाय चोला किंग, तो चोला नहीं करते थे इसको, मेनली पैटर्नाइज कौन करते थे? द पांड्यन किंग्स। ओके, द पांड्यन किंग्स आर मेनली पैटर्नाइजिंग इट, नॉट द चोलास। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा तो बेहद ही आसान सवाल है। पूना पैक्ट 1932 का किसके किसके बीच साइन हुआ था? इसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ओवर सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर ओवर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल, ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ये सब हट जाएंगे। आंसर विल बी बी, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था ओवर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग कुछ सवाल है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि राजूकास वर ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सन्निधाता वाज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर अंडर द मौर्याज। तीसरा कह रहा है अशोकास धम्म महामात्रास वर अपॉइंटेड स्पेसिफिकली टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म एज अ स्टेट रिलीजन। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शंस आर 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इसका आंसर है 1 एंड 2। तीसरा स्टेटमेंट इसमें भी गलत है क्योंकि इट वाज नॉट एज अ स्टेट रिलीजन। देखो लिखा हुआ है एज अ स्टेट रिलीजन। देखो इस तरह की चीजें भी चेंज कर देता है यूपीएससी। इसमें कितना सिंपल सा चेंज है, एज अ स्टेट रिलीजन प्रमोट करना था, नहीं एज अ स्टेट रिलीजन नहीं प्रमोट करना था, धम्म को एज अ डॉक्ट्रीन प्रमोट करना था, नॉट एज अ रिलीजियस सेक्टोरल डॉक्ट्रीन। ठीक है ना, एंड 1 एंड 2 आर राइट है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। मूव करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस की तरफ, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। पहला न्यूज है, मेटा टोल्ड टू डिसेबल चाइल्ड सेक्स अब्यूज कंटेंट। अब मेटा, सबसे पहले मेटा आप सबको पता है क्या होगा? इट्स द पेरेंट बॉडी ऑफ मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इनकी जो पेरेंट बॉडी है उसको, उसका नाम क्या रखा है? मेटा नाम रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उसने मेटा को ये कहा है कि भैया आपके प्लेटफॉर्म में जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या फिर कोई ऐसा कंटेंट आता है जो कि प्रमोट करता है चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन को या चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल को, जिसको CSEAM कहते हैं, उसको आप बंद करें। यू हैव टू डिसेबल दैट, है ना, चाइल्ड सेक्स अब्यूज कंटेंट। अब ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज कंटेंट किस फॉर्म में आ सकता है? तो डायरेक्टली वीडियोस के फॉर्म में आ सकता है या एडवर्टाइजमेंट्स के फॉर्म में भी आ सकता है, विच प्रमोट द चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड ऑल। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को भी कहा गया कि भाई कई बार पेड एडवर्टाइजमेंट्स में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल देखने को मिला है, और उसके बाद फिर जो यूजर्स हैं उनको टेलीग्राम के लिंक्स में की तरफ मतलब चैनलाइज कर दिया जाता है। मेटा की जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है, हालांकि वो प्रोहिबिट करती है कंटेंट विद सेक्सुअली सजेस्टिव या सेक्सुअली सजेस्टिव एक्टिविटीज एंड ऑल, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, बट स्टिल इसके जो प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, वहां पे आपको चाइल्ड सेक्स अब्यूज रिलेटेड एड्स दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, इनको नहीं दिखाना चाहिए। अब ये कहाँ प्रोहिबिटेड है? ऑब्वियसली बात है, कोई रूल होगा जहां पे ये प्रोहिबिटेड है। तो ये प्रोहिबिटेड है हमारे आईटी एक्ट, यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, आईटी एक्ट ऑफ 2000, वहां पे है, देखो लिखा है, प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल एंड मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप पब्लिश करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं ऑब्सीन मटेरियल को एंड मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा द एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो याद रखिएगा, ये एक्ट इसमें भी पनिशमेंट देता है कि अगर आप इस तरीके के मटेरियल ट्रांसमिट करते हैं ऑब्सीन जहां पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व है,
तो दैट इज ऑल्सो लायबल फॉर पनिशमेंट, ठीक है ना। इसके अलावा आईटी एक्ट के अलावा आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 सॉरी, ये रूल्स आए थे डिजिटल आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जो कि इन्फोर्स करता है ऑब्लिगेशन ऑन द इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी कौन है, जैसे इस केस में मेटा इज एन इंटरमीडिएरी, जहां पे ये सब हो रहा है, प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटरमीडिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल मीडिया में वो ड्यू डिलिजेंस ऑब्जर्व करे, मतलब कि वो देखता रहे कि कोई इस तरीके का कंटेंट ना अपलोड हो। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, इट ऑपरेट्स द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है एमएचए का। इसके अलावा उसने एक बॉडी भी बनाई है एमएचए ने, I4C, यानी जिसको बोलते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, है ना। आपके लिए छोटा सा सवाल है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख पाए तो कब बना था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, याद रखिएगा I4C, अगर आप बता सकें एमएचए ने बनाया है I4C, तो कब बना था ये अगर आप बता सकें तो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो सेकंड न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो है वहां पे मोहनलाल डिक्लेयर्स पोजेशन ऑफ 6 मोर एलिफेंट टस्क्स। अब ये जो मोहनलाल जी हैं, ये आपको दिख रहे हैं दृश्यम, अगर आपने देखी है ओरिजिनल वाली दृश्यम यानी मलयालम वाली, तो दृश्यम में ये एक्टर है, बहुत ही फेमस मलयालम एक्टर है। इनके यहाँ मिला था भैया आइवरी आइडल्स और टस्क, यानी कि जो हाथी के दांत है वो सब इनके यहाँ मिले थे, जिसका की पोजेशन करना एक तरीके से इलीगल माना जाता है। इलीगल पोजेशन जो है उसका वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इनके ऊपर केस चल ही रहा है, तो उसमें पता चले कि भाई इनके पास टोटल 10 टस्क मिले हैं। वहीं पे थोड़ा रूल मैं आपको बता देता हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या है। तो इलीगल पोजेशन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी, इसको वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी बोलते हैं। इट इज एन ऑफेंस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आप इलीगल पोजेशन नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी का। And then the convicted person can get a jail term up to 7 years and minimum fine of rupees 10,000, 10,000 रुपए तक का फाइन, या फिर आपको 7 साल तक की सजा, 7 years in jail you can get, है ना। हालांकि वैसे बड़े लोग तो जेल मिल जाते हैं इंडिया में, तो दैट इज समथिंग विच इज डिफरेंट केस। बट हाँ, फिर भी आइवरी अननोन जो आइवरी पोजेशन है वो आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इलीगली पोजेस ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अमित शाह टू लॉन्च सेवरल प्रोजेक्ट्स एज कोऑपरेशन मिनिस्ट्री कंप्लीट्स 5 years। तो आप सबको पता होगा कि जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है, सहकारिता मंत्रालय है, उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी रिसेंटली बनाई गई थी ये मिनिस्ट्री, 5 साल, और अमित शाह जी को इसका मिनिस्टर बनाया गया था। तो ऐसे में कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू यहाँ पे, अ सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म एंड सहकर सहयोगी, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा फॉर द कोऑपरेटिव बैंकिंग, एंड सहकर सहयोगी एक कन्वर्जेशनल एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए सहकर सहयोगी लॉन्च किया जाएगा, विच विल बी एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो ये हालांकि ये पार्ट नहीं है करंट अफेयर्स का, स्टैटिक का पार्ट हो जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, देन रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, एक होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट जो अलग अलग स्टेट्स में कुछ काम करते हैं, ठीक है ना। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड मल्टी स्टेट। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनको मॉनिटर करता है आरबीआई, करता है आरबीआई इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। रूरल कोऑपरेटिव बैंक में नाबार्ड आ जाता है, नाबार्ड है ना, नाबार्ड। एंड मल्टी स्टेट इज ऑल्सो लुक्ड आफ्टर बाय द आरबीआई, तो आरबीआई देखता है ना। रूरल कोऑपरेटिव बैंक में नाबार्ड देखता है, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आपका आरबीआई देखता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो थी मैंने आपको बता दी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, इसी में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे एक सहकर सहयोगी मैंने आपको बता दिया, एआई पावर्ड कन्वर्जेशनल चैटबॉट है, बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के लिए है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और आपको बता दूं, जो रूरल कोऑपरेटिव है उसमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होती है सॉरी अर्बन कोऑपरेटिव और रूरल कोऑपरेटिव, इसमें 3 तरीके की होती हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकिंग, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है,
और विलेज लेवल पे काम करता है पीएसीएस यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है ना। तो ये दो भी मैं आपको बता दिए। एक होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकिंग जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हालांकि नाम लिखा है सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकिंग, बट याद रखना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। पीएसीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ये विलेज लेवल पे काम करता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर विलेज क्रेडिट सोसाइटीज विलेज लेवल पे काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अमित शाह जी ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के लिए भी बोला कि भैया मिल्क प्रोडक्शन हमको और बढ़ाना है, और दैट विल बी नोन एज द व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है 2.0 में, बट अभी फिलहाल ये सब अनाउंसमेंट किए गए हैं, ठीक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे एक न्यूज आई थी, गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं वीवीजी रामजी स्कीम के लिए। आप सबको पता है कि मनरेगा को रिप्लेस करके एक स्कीम लाई गई है वीवीजी रामजी, ना वीवीजी रामजी थोड़ा सा अलग स्कीम है ना। लेकिन इसके लिए अभी 23-24 हजार करोड़ रुपए रिलीज किए हैं गवर्नमेंट ने। इस आर्टिकल में देखो एक जो इम्पोर्टेंट चीज आई थी वो थी युक्त धारा, ये आप लोग लिख लीजिए। युक्त धारा क्या है? ये युक्त धारा इट इज अ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस बेस्ड प्लानिंग पोर्टल डेवलप्ड बाय इसरो। याद रखेगा जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लानिंग पोर्टल है विच हैज बीन डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। तो ये आपका युक्त धारा हो गया। दूसरा इसमें मेंशन था पीएम गति शक्ति का, जो कि एक नेशनल मास्टर प्लान, बेसिकली इट ब्रिंग्स 16 मिनिस्ट्रीज ऑन अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग। तो पीएम गति शक्ति जो है वो 16 मिनिस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाती है, और बेसिकली क्या है, प्लानिंग के लिए है, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ये टाइमली उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वीवीजी राम जी स्कीम जो है वो 1 जुलाई से इफेक्ट में आई है, एंड ये जो है बेसिकली रिमूव करेगी, रिप्लेस करेगी मनरेगा को। मनरेगा में देखो अलग सिस्टम था, मनरेगा जो था एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, बट अब जो है वो स्टेट और सेंट्रल के बीच में 60-40 का रेशियो हो गया है ना। तो ये याद रखेगा कि मनरेगा जैसा नहीं है सिस्टम, इसमें स्टेट्स के ऊपर ज्यादा ओनस आ गया है। दूसरा इसमें यह है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा 125 डेज का, 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बट यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ पे क्या करना है ना। जैसे मनरेगा था कि पूरे भारत में कहीं पे भी आप मांगेंगे रोजगार आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कि यहाँ पे चंक्स और एरियाज जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, उसके बेसिस पे किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। इसरो कंडक्ट्स टेस्ट फॉर अ की कंपोनेंट ऑफ गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉल्व। सॉल्व देखो लिखा हुआ है ना, सॉल्व। सॉल्व का फुल फॉर्म क्या है? सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा, सब ऑर्बिटल लॉन्च मिशन फॉर एक्सपेरिमेंट, लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। सॉल्व नाम का जो कहना चाहिए बेसिकली जो ये पार्ट है, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। अब ये टेस्टिंग क्या करेगा, ये बेसिकली क्या है, ये इट इज वेरी की कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब इसमें क्रू निकलेगा ना, क्रू मतलब कि जो लोग हैं गगनयान मिशन के ऊपर, आप सबको पता है कि गगनयान एक क्रूड मिशन होने वाला है, तो जब वो क्रू निकलेगा तो उसकी स्पीड को जो है कम करना पड़ेगा बिफोर द स्प्लैश। जब वो ओशियन में स्प्लैश होता है, ओशियन में वो गिरते हैं, स्प्लैश होता है, तो उसके पहले उनकी स्पीड कम की जाती है, ठीक है ना। तो नियरली अ सीरीज ऑफ 10 पैराशूट्स विल बी डिप्लॉयड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द क्रू मॉड्यूल बिफोर स्प्लैश डाउन इन द सी, है ना। वही है सॉल्व मॉड्यूल जिसको कि टेस्ट किया गया है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। ये कल मैंने आपको पीआईबी न्यूज एनालिसिस में बता दिया था। मैं आपको बता दूं कि हमने पीआईबी एनालिसिस भी शुरू किया, तो प्लीज उसको लव और सपोर्ट दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पीआईबी आप लोगों के लिए। यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पीआईबी से भी, है ना। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, मैंने रोज डेली में बनाऊंगा, लेकिन उसको आप प्लीज लाइक करें। अगला है मिल्क प्रोडक्शन इन द गैंगेटिक प्लेन्स हैज नोज डाइड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब बिल्कुल गर्मी के कारण और उमस के कारण जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है। पहली बात इसमें इस आर्टिकल में ये की गई है। दूसरी बात इस आर्टिकल में की गई कि जो फॉरेन वेराइटीज हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिजिनस वेराइटीज को कम इम्पैक्ट पड़ता है ऐसी गर्मी का एंड ऑल।
है ना। तो इनका कहना है कि इंडिजिनस वेराइटीज को प्रोटेक्ट करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही रेजिलियंस शो करते हैं। देखो लिखा भी है, इंडिजिनस ब्रीड्स शोज स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी अगेंस्ट द लोकल पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। तो पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस भी रेजिलियंस ज्यादा शो करते हैं, क्लाइमेट टॉलरेंस भी ज्यादा शो करते हैं इंडिजिनस ब्रीड। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया, आपको ये भी याद रखना है कि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट मिल्क कंज्यूमर भी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा इन्होंने कहा कि गायों से ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, गायों से ज्यादा भैंसों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बफेलोज, उनका डार्कर ह्यू होता है, बेयर स्किन होती है, दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू अब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक चीज यहाँ पे ये मेंशन की गई थी। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, द राइट टू बिलोंग बियॉन्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। सुहृद पारसारथी का आर्टिकल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुहृद पारसारथी बहुत ही अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। अभी रिसेंटली एमईए की एक बात आपको पता होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पासपोर्ट है वो केवल और केवल एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा कि, तो ऑथर का ये कहना है कुल मिला करके, देखो इस आर्टिकल में 2 से 3 चीजें। पहली तो आर्टिकल 11 याद रखना। आर्टिकल 11 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आपके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। आप लॉ से सिटीजनशिप को मतलब कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर गिवन टू द पार्लियामेंट, है ना। तो लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है एक्विजिशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जो भी रिलेटेड मैटर्स हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत, जो 1955 का आया था, फिर 1980s में आया था, 90s में आया था, 2000 में आया था, जितने भी चेंजेस आए हैं वो पार्लियामेंट आर्टिकल 11 के अंतर्गत ही करता है, ठीक है ना। लेकिन पार्लियामेंट के आर्टिकल 11 में एक लिमिटेशन है, वो ये है कि पार्लियामेंट कैन सेट मोडालिटीज बट नॉट यूज रिलीजन एज ए सिटीजनशिप क्राइटेरिया। सिटीजनशिप क्राइटेरिया में रिलीजन का यूज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब ऑथर ने क्या बोला है, ऑथर ने कहा कि भाई हिस्टोरिकली जो था, ये सिटीजनशिप जो है इंडिविजुअल को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती थी। अब जो है ओनस शिफ्ट हो गया है इंडिविजुअल के ऊपर। क्यों? क्योंकि आधार को बोल दिया कि भाई केवल रेसिडेंस का ये प्रूफ है, वोटर आईडी को बोल दिया कि केवल रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है, पासपोर्ट को बोल दिया कि केवल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। तो हर डॉक्यूमेंट जो है अपने आप में इनसफिशिएंट कर दिया गया है। अब ऐसे में पीपल यानी लोग जो हैं, उनके ऊपर है कि वो अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं कि वो सिटीजनशिप में, नॉट द फॉरेनर्स, है ना। मतलब इन डॉक्यूमेंट्स के बावजूद अगर उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि भैया हम सिटीजन्स हैं, नॉट द फॉरेनर्स, तो अब ये बड़ी बात है, ठीक है ना। ऑथर ने वही कहा कि हैना आर्डेंट का कंसेप्ट है सिटीजनशिप एज द राइट टू हैव राइट्स, है ना। उसमें उन्होंने कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन जो है, इट शुड रेस्ट ऑन पर्सनहुड एंड डिग्निटी एंड नॉट डॉक्यूमेंट्री टेक्निकलिटीज। मतलब डॉक्यूमेंट की टेक्निकलिटीज पे किसी व्यक्ति का प्रोटेक्शन या पर्सनहुड या डिग्निटी नहीं लाई करनी चाहिए, है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला है कि अगर आप बर्डन ऑफ प्रूफ सिटीजनशिप का इंडिविजुअल्स पे शिफ्ट कर दोगे, तो इट विल बेसिकली, और उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स को भी इनवैलिडेट कर दोगे। ऐसा नहीं कि केवल बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ है, इसके अलावा आधार को, वोटर आईडी को, पासपोर्ट को आपने इनवैलिडेट भी कर दिया कि मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। दैट विल क्रिएट अ ब्यूरोक्रेटिक ग्रे जोन, है ना। एक ब्यूरोक्रेटिक ग्रे जोन क्रिएट कर देगा, जहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगा कि किसको हम देना चाहते हैं सिटीजनशिप और किसको नहीं देना चाहते हैं। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा आपको। अगले आर्टिकल पे आते हैं। ये आर्टिकल है, इंडिया नीड्स अ सेकंड होम फॉर एशियाटिक लॉयंस। वैसे आपको पता होगा कि एशियाटिक लॉयंस का होम इंडिया में गिर फॉरेस्ट रिजर्व जो एरिया जो है, यानी कि गुजरात में, वो है, ठीक है। क्यों सेकंड हाउस होम की जरूरत है? सबसे पहले एशियाटिक लॉयन की जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ इंडिया में बहुत बढ़ गई है, 891 हो गई है, और ये एक सक्सेस है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि लगभग 80-100 के आसपास हुआ करते थे, अब ये 891 हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि इट्स अ कंजर्वेशनल सक्सेस। लेकिन गैप जो है कि इंडिया में कोई भी सेकंड होम, सेकंड ज्योग्राफिकली सेपरेट पॉपुलेशन नहीं है। एशियाटिक लॉयन की सारी पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड एक ही रीजन में है। अब अगर आप इन्वायरमेंट के कंसेप्ट्स या बायोम के कंसेप्ट्स जानते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाइल्ड लाइफ तभी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है जब वो मल्टीपल जगहों पे सरवाइव कर रही हो। अगर एक ही जगह कंसंट्रेटेड है तो ये रिस्की है। क्यों? कल को मान लो एक एपिडेमिक आ गया ना, तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक साथ ले जाएगा, है ना, किसी एक रीजन में। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पॉपुलेशन जो है कंसंट्रेटेड हो दूसरी जगहों पे, ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। इसके लिए मध्य प्रदेश को चुना भी गया था, लेकिन गुजरात जो है वो हमेशा इसको अपोज करता है। गुजरात ने बोला कि भाई गुजरात में एक जगह है बारदा,
बारदा में हम दूसरी टेरिटरी बना देते हैं, बट बारदा खुद गिर के बहुत पास है ना, तो फिर क्या मतलब निकलेगा अगर आप आस पास ही बना रहे हो, तो उसका कोई कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा यहाँ पे देखो लिखा है सक्करबॉग सफारी। सक्करबॉग सफारी ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? जूनागढ़ में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो जो ओवरऑल इशू है मैंने आपको बता दिया, सेकंड होम की आवश्यकता है, एमपी में बनाया जा सकता है, थोड़ा गुजरात करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई ये जो एशियाटिक लॉयंस और ये सब है ना, ये नेशनल हेरिटेज है, किसी एक स्टेट की बपौती नहीं है, ये नेशनल हेरिटेज कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, द रियल क्राइसिस इन इंडियन फिशरीज। यहाँ देखो इस आर्टिकल में बहुत सिंपल सी बात पहले बताई गई है कि इंडिया ने अभी एक डेटा रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, यहाँ देखो लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज प्रोग्नोसिस, जिसमें उन्होंने ओशन फिशरीज के बारे में बताया कि हमारी फिशरी जो है वो सस्टेनेबल लेवल पे है। सस्टेनेबल मतलब कि हमारे यहाँ कोई ओवर फिशिंग नहीं हो रही है। दिस इज व्हाट दी गवर्नमेंट इन इट्स डेटा इज सेइंग। लेकिन है ना, ये डेटा किसका है? सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। लेकिन जो डेटा फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, उसमें कोई और कहानी है, ठीक है ना। उसका ये कहना है कि भैया इंडिया की जो मैरीन फिशरी प्रोडक्शन है वो अपने प्लेट्यू पे रीच कर चुकी है एंड फुल्ली एक्सप्लॉइटेड है, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल नहीं है, फुल्ली एक्सप्लॉइटेड है, ये फाओ का कहना है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि उनकी मेथोडोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। मेथोडोलॉजी कैसी अलग है? हमारे इंडिया की जो मेथोडोलॉजी है वो लैंडिंग डेटा पे बेस करता है। लैंडिंग डेटा मतलब कि जैसे बीच में इनको जितने शीशेल दिखेंगे ना, उसके बेसिस पे बता देंगे कि अंदर कितने शीशेल है, मतलब कितना फालतू तरीका है। लैंडिंग डेटा के बेसिस पे कितनी फिशेस कैच हो रही हैं, इसके बेसिस में बता देंगे कि अंदर कितनी फिशेस हैं। इसको बोलते हैं लैंडिंग डेटा मेथोडोलॉजी। तो लैंडिंग डेटा मेथोडोलॉजी जो है बहुत सही नहीं होती, इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे बेस्ड रहती है। वहीं पे फाओ की जो मेथोडोलॉजी है वो डायरेक्ट स्टॉक असेसमेंट है। डायरेक्ट स्टॉक असेसमेंट मतलब कि डायरेक्ट अंदर क्या कितना है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो डायरेक्ट स्टॉक असेसमेंट जो है, ये मेथोडोलॉजी में डिफरेंस के कारण जो आंकड़े हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया में फिशरीज क्यों मतलब सेक्टर गड़बड़ है? सबसे पहली बात तो इरेगुलर मतलब मैकेनाइज्ड ट्रॉलिंग बहुत ज्यादा इंडिया में है। मैकेनाइज्ड ट्रॉलिंग बहुत ज्यादा है। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण बहुत सारे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं मतलब कहना चाहिए कि इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की गई उनके कारण बहुत ज्यादा है। प्लस हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बहुत नैरो है, ऑलरेडी नैरो है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, गुजरात के बाद आई थिंक सबसे ब्रॉडेस्ट होता है। उसके बाद इस तरीके की चीजें, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सारी चीजें हो ही रही है। मैकेनाइज्ड ट्रॉलिंग है, तो ये कारणों से हमारे यहाँ फिशिंग जो है वो कहना चाहिए परेशान है। तो दिस हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। मेन आपको लैंडिंग डेटा मेथोडोलॉजी और डायरेक्ट स्टॉक असेसमेंट के बारे में भी बताना था, प्लस इंडिया की जो फिशरी सेक्टर है वो परेशान है, ये भी आपको बताना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कैन ईडी अटैच अ फर्म्स असेट आफ्टर इट इंटर्स इंसॉल्वेंसी? अब यहाँ पे देखो दो एक्ट्स के बीच में लड़ाई है। ये दो एक्ट्स कौन कौन से हैं? तो एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है और दूसरा है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या बोलता है कि जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर शुरू होता है किसी कंपनी का, इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर शुरू होने का मतलब क्या है कि उसके जब उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है, फिर अब उसके जो जो लोगों ने लोन दिया है इस कंपनी को, उनके पैसे वापस करने की प्रोसेस जो होती है पूरी, वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, कंपनी की चीजें बेची जाती हैं, सब करके की जाती है। तो उनका ये कहना है कि जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो आईबीसी मोरेटोरियम लग जाता है। आईबीसी मोरेटोरियम का मतलब क्या हुआ? ये आईबीसी एक्ट में ही मेंशन्ड है। आईबीसी मोरेटोरियम जो है सेक्शन 14 में लिखा है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, और आईबीसी मोरेटोरियम इट बार्स द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, रिकवरी, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेल एंड ट्रांसफर ऑफ असेट, टर्मिनेशन ऑफ एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें रुक जाती है। मोरेटोरियम मतलब कि ताकि लोगों को पैसा दिया जा सके, उस कंपनी की रिकवरी, उस कंपनी के एसेट्स को ट्रांसफर करना, सेल करना, उस कंपनी के एसेट को टर्मिनेट करना, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब रुक जाता है, ठीक है ना, है ना। लेकिन वहीं पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो ईडी को पावर देता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है, अटैच कर सकता है, इलीगली कॉन्फिस्केट मतलब सॉरी कॉन्फिस्केट कर सकता है ऐसे असेट को जो कि इलीगली मतलब गेन किया गया हो या फिर प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम हो। अगर कोई चीज प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है तो ईडी उसको अटैच कर सकता है। तो ऐसे में यही आया कि अभी रिसेंटली जो एक केस था
ये केस है एक कंपनी का जिसको हम बोलते हैं सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जहां पे इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन ईडी ने अटैच कर लिया है, मतलब कि मोराटोरियम नहीं लग पाया, मतलब मोराटोरियम लगा भी था लेकिन फिर भी ईडी ने अटैच कर लिया। तो क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? बड़ा सवाल ये था कि क्या ईडी अटैच कर सकता था जबकि आईबीसी के अंदर वो मोराटोरियम फेज में था? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि मोराटोरियम ये नहीं कहता है कि आपको कैसा भी मतलब पैसा हो, अगर इलीगली अटैच पैसा भी हो तो भी आप उसको अटैच नहीं कर सकते। नहीं, वो कहता है कि भैया अगर वो पैसा प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम नहीं है तब तो आप उसके ऊपर मोरेटोरियम लगाएंगे, लेकिन ईडी ये कहता है कि अगर अगर कोई प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है तो हम उसको अटैच कर लेंगे, भले उसमें आईबीसी मोरेटोरियम लगा हो। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम नहीं होता तो ईडी नहीं अटैच करता और मोरेटोरियम भी लगा रहता है, बट चूंकि ये प्रोसीड ऑफ द क्राइम था इस कारण से इसको अटैच कर लिया गया है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।